हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। चलिए, होप आप लोग करंट अफेयर्स के प्रपॉन के वीडियोस या और वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट लिख करके बताइए कि व्हाट मोर वी कैन डू। आप लोगों के कमेंट आते हैं, लेकिन और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं उनको ज़रूर लीजिए। वन ऑफ यू वांटेड कि जो 50 सीरीज़ मॉडर्न इंडिया पे चल रही है उसको रिज्यूम कर दें। उसमें मैंने मॉडर्न इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कंप्लीट करा दी है। जो अलाइड मूवमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, वो मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। जो 50 सीरीज़ है मॉडर्न इंडिया पे, यू कैन लुक इनटू, और वहाँ वीडियोज़ आने शुरू हो गए हैं। करंट अफेयर्स के ज़रिए अखबारों से मैं वो चीज़ें ले लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं, अखबार में अपीयर हो सकती हैं, डायरेक्टली हो सकती हैं, इनडायरेक्टली हो सकती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं या उनसे रेलिवेंट कोई भी चीज़ है उनको मैं करंट भी इंक्लूड कर लूँ। तो दो मुद्दे अखबारों में पिछले 1-2 दिनों में आए। एक तो गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जजमेंट दिया है, और पार्डनिंग पावर्स जो राष्ट्रपति की हैं, गवर्नर की हैं, बहुत हॉट इशू है पिछले कुछ सालों से। दूसरा ये है कि जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल लोकसभा ने पास किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू आवर एग्जाम आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड टुडे, उससे संबंधित हम डिस्कशन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 161 में, इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द लॉ। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 433 कैपिटल ए है वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये सब क्या है हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये पार्डनिंग पावर होती क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। पार्डनिंग पावर मतलब सज़ा कम करना या सज़ा माफ़ कर देना, पार्डन कर देना। सज़ा क्यों मिलती है? सज़ा कोर्ट देते हैं। सज़ा कोर्ट क्यों देते हैं? कि रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ का एक उद्देश्य ये भी होता है कि रूल ऑफ लॉ यदि उस देश में है तो वहाँ जो लोग क्राइम करते हैं, मतलब उस देश में ये डर ख़त्म नहीं होना चाहिए कि अगर हम क्राइम करेंगे तो हम स्कॉट फ्री रह जाएंगे, हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, मतलब पनिशमेंट का डर ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि लोगों को लगता है कि कानून है फिर भी हम बच के निकल जाएंगे, इसका मतलब उस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसका मतलब कानून का ठोस होना और कोर्टों का सही समय पे जजमेंट देना न्याय के लिए ज़रूरी होता है। इस नाते रूल ऑफ लॉ होता है, कोर्ट्स हुआ करते हैं, वो पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देते हैं तो इसमें कई सारे बेसिस काम करते हैं पनिशमेंट में, जैसे हाईएस्ट सेंटेंस, कैपिटल डेथ सेंटेंस होता है, कैपिटल पनिशमेंट होता है, या लाइफ सेंटेंस होता है। अब पनिशमेंट देते समय 2-3 लॉजिक होते हैं। एक तो होता है कि जो सही होना चाहिए, सही लॉजिक तो ये होना चाहिए कि सज़ा देने का मकसद बदला लेना नहीं है, रिफॉर्म करना है, व्यक्ति को चेंज करना है, तो वो रिफॉर्मेटिव बेसिस हो जाता है पनिशमेंट की थ्योरी का। एक होता है रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे को तैसा, है ना, टिट फॉर टैट। अगर उसने किसी की मर्डर किया है तो उसे डेथ सेंटेंस हो जाना चाहिए। रिवेंज ऑन द बेसिस ऑफ रिवेंज, रेट्रीब्यूटिव बेसिस हो जाता है। और एक होता है कि भाई क्राइम की सज़ा मिलने से जो और लोग हैं, वुड बी क्रिमिनल्स हैं, वो डेटर होंगे, रुकेंगे और क्राइम नहीं करेंगे, डेटरेंस बेसिस हो जाता है। इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए लॉ लिखे गए और कोर्ट्स अप्लाई भी करते हैं। तो वही इसी में रूल ऑफ लॉ जब होता है तो कोर्ट फैसला करते हैं, ओबियसली कानून की मदद से करते हैं, एविडेंस के बेस पे करते हैं, और कानून के इस हिसाब से कोर्ट फैसला कर देते हैं। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट तो दे गो बाय द लॉ, दे गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद दे गो स्ट्रिक्टली बाय द लॉ। तो कई बार जो पनिशमेंट होता है वो हार्श हो जाता है, और यदि हार्श हो जाता है तो एक पावर कोर्ट्स के ऊपर भी छोड़ी गई है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में, इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ गवर्नर, कि वो अपनी हदों के तहत लॉजिकल वैलिड बेसिस पर उन सज़ाओं को ख़त्म कर दें या ऑल टुगेदर कम कर दें या ऑल टुगेदर ख़त्म कर दें। तो संविधान ने पार्डनिंग पावर दी है कि जो जुडिशरी के हार्शर सेंटेंसेस हैं, यदि कोई अप्लाई करता है तो जो सोवरन है देश का, राज्य का सोवरन गवर्नर है, उनको एक गुंजाइश छोड़ी है कि वो पनिशमेंट्स को कम कर दें वैलिड ग्राउंड पर। तो पार्डनिंग पावर हुआ करती हैं। इस इशू में क्या है, इस इशू में बेसिकली जो
कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 वर्सेस लीगल पावर ऑफ पनिशमेंट। तो ये संवैधानिक पावर और लीगल पावर के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो टकराव है उसे रिजॉल्व किया है। अब सेक्शन 433 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है, सीआरपीसी का जो ये सेक्शन सीआरपीसी का ये क्या है, लॉ है। अब सेक्शन 433 आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस नंबर को याद करने की नीड नहीं है। आर्टिकल वर्सेस सेक्शन, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट होता है और सेक्शन लॉ की धारा होती है। जो कानून के पॉइंट होते हैं वो सेक्शंस कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट होते हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। ओबियसली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल पावर। तो उसको क्लियर कर दिया कि सेक्शन 433A ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन गिव पार्डन टू द प्रिजनर्स इंक्लूडिंग ऑन डेथ रो। जो डेथ सेंटेंस मिल चुका है या लाइफ सेंटेंस मिल चुका है उनका सेंटेंस खत्म या कम हो सकता है, इवन बिफोर दे हैव सर्व्ड अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 14 ईयर्स। अब इस जजमेंट के मुताबिक अगर कोर्ट चाहें, गवर्नर चाहें तो 14 साल से पहले भी किसी को पार्डन दे सकते हैं, भले ही वो डेथ सेंटेंस वाला व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन सेक्शन 43A ऑफ सीआरपीसी कहता है कि किसी को भी सेंटेंस जो लाइफ सेंटेंस दिया गया है या डेथ सेंटेंस दिया गया है वो पार्डन नहीं हो सकता जब तक उसने 14 साल पूरे नहीं कर लिए होंगे। माना जाता है कि 14 साल में उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन कोर्ट लॉ ने लगा रखी है पार्डनिंग पावर के ऊपर कि गवर्नर्स पावर, सेक्शन 433A डज नॉट अलाउ कि जब तक 14 ईयर सजा के नहीं हो जाएंगे किसी को पार्डन नहीं मिल सकता। तो कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, इवन गवर्नर्स कैन ग्रांट पार्डन इवन इफ बिफोर द पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड 14 ईयर्स से पहले भी ये पावर इस्तेमाल हो सकती है। अल्टीमेटली जो थ्योरी चल रही है वो रिफॉर्मेटिव बेसिस पे चल रही है। अगर लगता है 14 साल से पहले कि व्यक्ति ठीक है, उसका वैलिड ग्राउंड है, तो उसको पार्डन दे सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं जस्टिस सिस्टम में उसके प्रति अपना जजमेंट दिया है। वैसे ही मैंने आपको बताया वर्ल्ड ओवर मुहिम चल रही है, कैपिटल पनिशमेंट ख़त्म होना चाहिए। देखा गया है डेटा द्वारा, स्टडीज़ द्वारा कि कैपिटल पनिशमेंट से ना तो डिटरेंस हो रहा है और रेट्रीब्यूटिव जस्टिस से भी कोई बात बनती नहीं है। तो ये जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट से कुछ होता नहीं है, उसी दिशा में कदम है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि लॉ कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन एक्सरसाइजिंग हिज पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161। गवर्नर के पास 161 में पार्डनिंग पावर है, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 में पावर है। सेक्शन 433 ऑफ द कोड कैन नॉट एंड डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ ऑन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स। ओबियसली राष्ट्रपति के पास भी पावर है, गवर्नर की पावर पे। तो पूरा जिस्ट ये है कि इवन बिफोर 14 ईयर्स ऑफ सेंटेंस द गवर्नर एंड राष्ट्रपति कैन एक्सरसाइज पार्डनिंग पावर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। अब यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि जब हम कहते हैं गवर्नर ने पार्डन दे दिया, राष्ट्रपति ने पार्डन दे दिया, तो दे ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब कहते हैं राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर है तो वो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की पावर है या प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट की पावर है। राष्ट्रपति ऑन हिज ओन, गवर्नर ऑन हिज ओन यूजुअली डू नॉट एक्ट, दे एक्ट ऑलवेज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ कोर्ट ने बोला कि जो सोवरेन पावर गवर्नर की है ओबियसली इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज मुख्यमंत्री, वो करते हैं। द एडवाइस ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाइंड्स द हेड ऑफ द स्टेट। अगर सरकार ने कह दिया कि आप इस सेंटेंस को पार्डन कर दीजिए तो पार्डन कर दीजिए। वैसे भी देखा गया है बहुत सारे पार्डन जो मर्सी पिटीशंस हैं वो राष्ट्रपति के पास, गवर्नर के पास पेंडिंग रहते हैं। इनके बारे में कोर्ट अपना जजमेंट देते रहते हैं। 2014 में बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, शत्रुघ्न चौहान का केस आया था। उसमें कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है और उसने मर्सी पिटीशन दाखिल किया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति कई साल से 22 साल 23-24 साल हो गए हैं उसको नहीं क्लियर कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्लियर नहीं कर रही है, तो फिर हम आर्टिकल 32 के तहत एक्शन लेंगे और उस व्यक्ति का डेथ सेंटेंस लाइफ में कन्वर्ट
कर देंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिला है, 22 साल से मर्सी पिटीशन है, उसको इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, रोज़ वो ये सोच सोच के मर रहा है कि उसको डेथ सेंटेंस होगा या नहीं होगा। इसलिए सरकारों को ये आदेश दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके मर्सी पिटीशंस को क्लियर करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी आर्टिकल 32 की पावर के तहत, रिट पिटीशन की पावर के तहत हम ऐसे डेथ सेंटेंस को ख़त्म करके लाइफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में। तो उसके तहत एक जजमेंट है कि यस, इवन इफ लॉ इज़ देयर देन लॉ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो राष्ट्रपति गवर्नर की, उसका इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये जजमेंट आया है, ये आपके लिए दिस वे दैट वे इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने समझाने की कोशिश की। दूसरा है ये पार्डनिंग पावर, मैंने आपको बताई है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास पावर है पार्डन देने की, और आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास पावर हुआ करती है पार्डन देने की। तो जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है वहाँ वहाँ उन्हीं क्राइम्स पे गवर्नर पार्डन दे सकता है, जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उन्हीं मुद्दों पर राष्ट्रपति पार्डन दे सकते हैं। फ़र्क ये होता है कि राष्ट्रपति जो पार्डन देते हैं, जो द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज़ वाइडर देन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ओबियसली राष्ट्रपति जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले होते हैं उन पे राष्ट्रपति पार्डन दे सकते हैं, वो गवर्नर हैंडल नहीं कर सकता, और भले ही गवर्नर के टेरिटोरियल उस डोमेन में आ जाए। दूसरा, डेथ सेंटेंस को पार्डन करना सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है, भले ही वो स्टेट लॉ के तहत हो। उसको गवर्नर कम कर सकते हैं, ऑल टुगेदर रिमूव नहीं कर सकते। जब हम डेथ सेंटेंस के पार्डन की बात करते हैं इसका मतलब है सेंटेंस इज ऑल टुगेदर रिमूव्ड, जीरो कर दिया गया सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस को जीरो करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों का पार्डन देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अदरवाइज गवर्नर के पास भी बाकी सारी पावर्स हुआ करती हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। दूसरा, लोकसभा ने अभी पास कर दिया ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल। ट्रिब्यूनल्स क्यों होती है ट्रिब्यूनल्स, मैंने आपको बताया, दोनों ही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से संबंधित हैं। जस्टिस न्याय मिलना चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए, सही समय पे मिलना चाहिए। अगर न्याय देर में मिले और कानून सही ना हो तो न्याय मिलने के बाद भी वो न्याय नहीं होता। इसलिए कि चूँकि कोर्ट्स की लिमिटेशंस हैं, तो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए कोई ऐसी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम ट्राइब्यूनल्स कह देते हैं। ये आधी जुडिशियल हैं, ये इंडियन जुडिशरी का पार्ट नहीं होती, बट दे एक्ट एज इफ दे आर कोर्ट्स, ये कोर्ट्स की तरह काम करती हैं। तो बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हुआ करती हैं, इनकम टैक्स की ट्रिब्यूनल हैं, कस्टम्स की हैं, डेट रिकवरी है, टेनेंट जो मुकदमे होते हैं उसकी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो बहुत सारी ये बॉडीज़ होती हैं जो कोर्ट जैसे काम करती हैं, बट कोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं। लेकिन देखा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी जो मकसद बनाया गया था कि वो कोर्ट छोटे छोटे मुद्दों को कोर्ट में ले जाने की नीड नहीं है, जो ट्रिब्यूनल्स में सॉल्व हो सकते हैं उनको वहाँ पर सॉल्व कर दें। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है, जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होते हैं जिनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से संबंधित मुद्दे होते हैं उसे आप सीधे CAT में ले जाइए, उसके लिए कोर्ट में मत आइए। इससे क्या होगा, एक पैरेलल स्ट्रीम चल रही है और जल्दी से मुकदमे सॉल्व हो भी जाएंगे और कोर्ट में जाने की नीड नहीं भी होगी। इस तरीके से ट्रिब्यूनल्स काम करती हैं। लेकिन देखा गया कि कई सारी ऐसी ट्रिब्यूनल्स बन गई हैं जो सिमिलर मुद्दों के लिए हैं। तो प्रोलिफरेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स हो गया, बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूनल्स हो गई हैं, मकसद उनके सिमिलर हैं। दूसरा ये है कि हमने बनाई इसलिए थी कि भाई काम जल्दी होने लगे, देखा गया काम भी डिले होता जा रहा है, तो इसका मतलब इनका फंक्शन ठीक नहीं हो रहा है और कुछ ज़्यादा ही ट्रिब्यूनल्स पे काम किया जा रहा है। ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पे 4-5 साल से काम चल रहा है। तो उसी में एक पार्लियामेंट में रिफॉर्म बिल पास हो रहा है। उसमें क्या है, जो ये बिल पास हुआ है अभी कल परसों में, इसमें इट सीक्स टू एबॉलिश द ट्राइब्यूनल्स अथॉरिटी अंडर वेरियस एक्ट्स। पहले भी ऐसा हो चुका है कि कुछ ट्राइब्यूनल्स को एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन इस बिल में कुछ, ये जो बिल आया है इसमें कुछ इन कानूनों के तहत जो ट्राइब्यूनल्स बनी थी उनको एबॉलिश कर दिया गया है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 में। ओबियसली इनके फंक्शंस हाई कोर्ट को दे दिए जाएंगे या ये कोएलीज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इनको ख़त्म करने की बात है, क्योंकि इन देखा गया है पिछले 3 सालों में
कि इनका जो फंक्शन है ये ठीक से पूरे नहीं कर पा रहे हैं और पैसा भी बहुत अधिक खर्च हो रहा है, इसलिए इस बिल में इनको एबॉलिश कर दिया गया है। अब इन ट्राइब्यूनल्स के पास जितने केसेस थे वो कॉमर्शियल और हाई कोर्ट्स, कॉमर्शियल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स जो बिल 2015 में पास हुआ था उनको दे दिया गया है। इनकी जो पेंडिंग केसेस हैं इनको आप सॉल्व कर देंगे। 2015 में क्या हुआ था, ये काम शुरू हुआ था और द रैशनल फॉलोड वॉज टू क्लोज ट्राइब्यूनल्स विच वर नॉट नेसेसरी एंड मर्ज ट्राइब्यूनल्स के सिमिलर फंक्शन। मैंने आपको बताया जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी है, उनको ख़त्म कर दीजिए और जो सिमिलर फंक्शंस की उनको मर्ज कर दीजिए ताकि ट्राइब्यूनल्स को चलाना आसान हो जाए, खर्चा भी कम आएगा। अगर इनके फंक्शन सिमिलर हैं तो क्यों ना ये थोड़ा सा लॉ चेंज करके इनको एक ही जगह डाल दें, उनके पास काम भी हो जाएगा और ये रियली में फंक्शन कर पाएंगी। तो ये चेंज हुआ। अभी जो हो रहा है, जो सेकंड फेज़ है, इसमें क्या है, पिछले 3 साल के डेटा से ये पता लगा कि जो ट्राइब्यूनल्स इन सेवरल सेक्टर्स हैव नॉट नेसेसरीली लेड टू फास्टर जस्टिस डिलीवरी एंड वर बीइंग रन ऑन कंसिडरेबल एक्सपेंस ऑफ एक्सचेकर। मतलब सरकारी खर्चा ज़्यादा हो रहा है और वो जस्टिस डिलीवरी भी टाइम पर नहीं हो पा रही है। तो क्यों ना इसको रिफॉर्म किया जाए ताकि ट्राइब्यूनल्स ठीक से फंक्शन करें, पैसा भी कम खर्च हो और कम ट्राइब्यूनल से हमारा काम चल जाए। अंडर द फाइनेंस एक्ट 2017 यहाँ से शुरू हुआ था चेंज ओवर, बड़े स्तर पर देखा जाए। 7 ट्राइब्यूनल्स वर एबॉलिश्ड और मर्ज टू ब्रिंग द नंबर डाउन टू 26 से 19। 26 थी तो 19 कर दी गई थी, ये पहला चेंज हुआ। और उसमें ये जो फाइनेंस एक्ट 2017 था इसमें गवर्नमेंट ने कुछ अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश की थी। इट एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई रूल्स। इस एक्ट के तहत रूल्स गवर्नमेंट बना सकती है कि ट्राइब्यूनल्स का कंपोजिशन क्या होगा, जो मेंबर्स वगैरह होंगे वो कैसे अपॉइंट होके आएंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उनका टेन्योर वगैरह क्या होगा, उनका रिमूवल क्या होगा। मतलब गवर्नमेंट की हिस्से इसमें ज़्यादा हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव की हिस्से ज़्यादा इसमें हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव की हिस्से ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब जुडिशरी को प्रॉब्लम हो सकती है, एक ये वजह। द बिल रिमूव दिस प्रोविजंस फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट। अब ये वहाँ से हटाकर ये जो नया कानून है इसमें डाल दी गई है। पर्टिकुलरली सिलेक्शन कमेटी कैसे काम करेगी और जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना होगा, ये इस नए बिल में डाल दिया गया है। अब जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हैं जिनकी रिकमेंडेशन पे काम होगा तो उनके बारे में बताया। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ट्राइब्यूनल्स बनेंगी उनके जो चेयरपर्सन हैं और जो मेंबर्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी। एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होगी, वो बताएगी कि ये लोग हैं, इनको अपॉइंट कर दीजिए, उनकी रिकमेंडेशन पर ये काम हुआ करेगा। जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है वो चेयरपर्सन के लिए 4 ईयर्स होगा और अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, और जो मेंबर्स हैं उनके लिए 4 ईयर्स होगा और अंटिल द एज ऑफ 67 ईयर्स। ये चेंज कर दिया गया है। टेन्योर जो है वो पहले क्या था, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के लिए डिफरेंट तरीके हुआ करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे ताकि उसको इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए, एक ये मकसद है इसका। तो सबके लिए यूनिफॉर्म बेसिस पे काम होने लगेगा, कुछ ट्रिब्यूनल्स को छोड़कर। कंपोजिशन, अब इसके मेंबर्स कौन होंगे? चेयरपर्सन या तो CJI होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर सकते हैं एज द चेयरपर्सन। और जो भी चेयरपर्सन होगा ट्राइब्यूनल का, इसके पास कास्टिंग वोट होगा। कास्टिंग वोट समझते हैं? कास्टिंग वोट का मतलब है जितने मेंबर्स ने वोट दिया है और सब में बराबरी हो जाए तो उसको तोड़ने वाला जो वोट है वो कहलाता है कास्टिंग वोट। तो इनके पास कास्टिंग वोट की पावर होगी। जो चेयरमैन कौन होंगे? CJI होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज जो CJI नॉमिनेट कर देंगे। और मेंबर्स कौन होंगे? 2 सेक्रेटरीज होंगे नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, किन्हीं भी 2 मंत्रालयों के सेक्रेटरी को नॉमिनेट कर देंगे। एक जो ट्रिब्यूनल बंद की जा रही हैं उनके जो आउटगोइंग चेयरपर्सन हैं वो मेंबर हो सकते हैं, या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। और एक मेंबर होगा द सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज क्रिएटेड। मान लीजिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो मेंबर हो जाएगा। तो ये लोग मेंबर हुआ करेंगे और चेयरपर्सन जुडिशरी का हो जाया करेगा। ऐसे ही जी ये सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है, ऐसे ही राज्य में भी ट्रिब्यूनल्स बनेंगी, उनकी भी ऐसे ही एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होगी। वहाँ यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड है, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हेड हो जाएगा, ऐसी वहाँ बन जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो भी रिकमेंडेशन सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन कमेटीज प्रिफरेबली विद इन 3 मंथ्स। पहले क्या था,
खाली पड़ी हैं, वैकेंसी हैं और अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, रिकमेंडेशन दे भी दी गई हैं तो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी हैं। तो अब इस बिल के साथ क्या होगा कि 3 महीने के अंदर रिकमेंडेशन आ गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो जो वैकेंसी है वो ख़त्म हो और ट्रिब्यूनल्स अपना काम ठीक से कर पाएँ। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं और यूनिफॉर्मिटी आ रही है ट्रिब्यूनल्स मैनेजमेंट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो सरकार का बिल है जहाँ इश्यूज़ आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जेक्शन रेज करता रहा है इनके बिल के ऊपर वो 2-3 हैं। एक तो ये है कि ये दिखाई पड़ रहा है कंपोजिशन में कि एग्जीक्यूटिव एलिमेंट ज़्यादा है जुडिशियल एलिमेंट कम है। इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स भी डिस्टर्ब हो रही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी डिस्टर्ब हो रही है। एग्जीक्यूटिव अपनी से ज़्यादा रखना चाहता है ट्रिब्यूनल मैनेजमेंट में और जुडिशियल एलिमेंट कम करता जा रहा है। एक ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया कि सेपरेशन ऑफ पावर इज बीइंग डिस्टर्ब्ड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज डिस्टर्ब्ड। दूसरा, बिल में ये लिखा गया है कि जो मेंबर्स और चेयरपर्सन होंगे वो कम से कम 50 साल के होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जज बनने के लिए 10 साल का तजुर्बा किसी एडवोकेट को है तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। जब कोई हाई कोर्ट का जज बन सकता है 10 साल का वकील रहकर तो वो ट्रिब्यूनल का मेंबर क्यों नहीं बन सकता है। तो एक ऑब्जेक्शन तो हमको ये है कि जो 50 इयर्स की बार लगा रखी है आपने कि 50 साल से कम का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो यंग टैलेंट है जिनके पास रियल प्रतिभा है उनको आप रोक रहे हैं। तो इट डिटर्स यंग टैलेंट और जितना ओबियसली जो जब वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर और आप उन्हें ट्रिब्यूनल का मेंबर नहीं बनने दे रहे हैं जबकि हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंस लेवल ट्रिब्यूनल से ज़्यादा होती है। तो एक ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये रेज़ किया है कि एक चेंज ये करिए। दूसरा ये है कि जो टेन्योर है ये काफ़ी छोटा है, मतलब 4-4 साल में आप हटाएंगे तो जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा मेंबर्स के पास उस इशू को लेकर वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इसलिए टेन्योर बड़ा होना चाहिए ताकि जो लोग उस विशेष ओबियसली ट्रिब्यूनल्स स्पेसिफिक मुद्दों पे बनती हैं, इनकम टैक्स का है या कॉर्पोरेट अफेयर्स का है या डेट रिकवरी का है या कुछ भी ऐसा है, तो वो उस पे काम करते करते उनकी एक्सपर्टाइज तो आनी चाहिए। इसलिए जो टेन्योर है वो टू शॉर्ट है और जब ये टेन्योर शॉर्ट होगा तो ओबियसली जो मेंबर्स वगैरह हैं उनको जो एश्योरेंस होती है ऑफिस में टिके रहने की वो नहीं होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारों के अधीन काम करना शुरू कर देंगे। तो वो शॉर्ट टेन्योर ये सही नहीं है, इसको आगे बढ़ाइए। तो 2-3 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन रेज किया है लेकिन बिल में यही प्रोविजंस हैं, बिल में कोई चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है बिल आगे चल के चेंज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, जुडिशियल रिव्यू हो जाए, दैट विल बी सीन इन द कमिंग डेज। तो ये 2 मुद्दे जो एग्ज़ाम के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो ये मुझको पॉलिटी में मिले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। सो 2 इशूज़ हैं, ट्रिब्यूनल्स एंड पार्डनिंग पावर। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।